अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में आते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, और क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। तो सबसे पहला काम फिर से वही करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसको फिर ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, वायु राशियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में आपको अलग से दिखाना है, वायु राशि को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फिर संचलन के दौरान होने वाला परिवर्तन। संचलन का मतलब कि वायु राशि जब उत्पन्न होती है तो फिर अन्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है, तो उसके दौरान उनके गुणों में कुछ परिवर्तन होता है। दो प्रकार का होता है, उष्मागतिक और आपका डायनामिक गतिक परिवर्तन। तो देखेंगे तो परिवर्तन के बारे में यहाँ पे लिखना है। और थर्ड पार्ट है आपका जो है मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को उदाहरण सहित लिखा हुआ है। तो उदाहरण भी ध्यान रखना है कि विश्व में कोई कुछ एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी वायु राशियाँ कहाँ कहाँ पे बहती है, उसका उदाहरण दे करके मौसम प्रभाव, मौसम और जलवायु पर जब प्रभाव लिखेंगे तो कुछ उदाहरण का यूज भी करना है। सिर्फ क्या प्रभाव पड़ता है लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये भी एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है 12-13 नंबर तक ला सकते हैं। इसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के आंसर में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको जो है एक वायु राशि की अच्छी परिभाषा होनी चाहिए आपके पास। वायु राशि की एक अच्छी परिभाषा, वायु राशि क्या होती है। वायु राशि वायु का वह विस्तृत क्षेत्र या वायुमंडल का वह विस्तृत क्षेत्र होती है जहां पर क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से का मतलब हॉरिजॉन्टली जो है तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाओं में क्या मिलती है आपकी जो है तापमान टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी तथा अन्य फिजिकल कंडीशन, अन्य भौतिक दशाएं लगभग क्या होती है आपकी जो है समान होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है वायु राशि कहते हैं। तो ये वायु का पूरा विस्तृत क्षेत्र हो गया, वायु पुंज, एयर क्लस्टर हो गया आपका, क्लस्टर ऑफ एयर, जहां पर क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ दैट क्लस्टर ऑफ एयर हैविंग सिमिलर। क्लियर है? तो उसका हम लोग क्या कहते हैं वायु राशि कहते हैं। और जिस सतह के ऊपर यह प्रवाहित होती है उसके आधार पर उसको ठंडी या गर्म वायु राशि कहा जाता है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है, धरातल का जो टेम्परेचर 27 डिग्री है और इस वायु का जो टेम्परेचर है वह आपका जो है 25 डिग्री है, 25 है, 22 है, इससे कम है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी जो है ठंडी वायु राशि कहलाएगी। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट करके दे करके हम वहाँ पे कोई भी चीज़ का बेसिक परिभाषा के बिना काम नहीं चलेगा। तो इस परिभाषा को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, दे देंगे। देख परिभाषा होनी चाहिए अच्छी आपके पास। फिर वायु राशि की उत्पत्ति के लिए कुछ दशाएं की जरूरत होती है। उत्पत्ति की दशाएं यदि हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा के साथ आपका जो है उत्पत्ति की दशाओं का जिक्र कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इट्स ओरिजिनेशन ऑफ एयर मासेस, उसका थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है एयर मासेस में, ओरिजिन में, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है जो मैंने लिया हुआ है, एक परिभाषा ली है मैंने, वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहा जाता है
जिसमें क्षैतिज तल में क्या मिलती है आपकी जो है, क्षैतिज तल में तापमान, आर्द्रता एवं अन्य भौतिक लक्षणों में, भौतिक गुणों में क्या मिलती है आपकी जो समानता मिलती है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ एयर हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो उसका हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है, और इसका जो विस्तार है हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। तो एक अच्छी परिभाषा हो गई। उत्पत्ति की दशाएं के लिए 3-4 दशाएं इंपॉर्टेंट है। एक समरूप क्षेत्र होना चाहिए, होमोजेनस रीजन। होमोजेनस रीजन है तो या तो कम्प्लीटली ओशनिक होगा या कम्प्लीटली क्या होगा, कॉन्टिनेंटल होगा। तो ये उत्पत्ति की दशाओं में एक विस्तृत समरूप क्षेत्र, इज लार्ज एक्सटेंसिव होमोजेनस रीजन होना चाहिए, एंड इट में बी कम्प्लीटली कॉन्टिनेंट और ओशनिक फ्लोर। इधर इट में बी कम्प्लीटली कॉन्टिनेंट और ओशनिक फ्लोर, या तो पूर्णतः महाद्वीपीय होगा या पूर्णतः महासागरी। फिर वहाँ पे वायुमंडलीय दशाएं लगभग क्या होना चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक वायुमंडलीय स्थिरता होनी चाहिए। तभी वहाँ पे तापमान और आर्द्रता क्या होगी, तभी वहाँ की तापमान और आर्द्रता जो है आपकी क्या होगी, सिमिलर होगी। तापमान और ह्यूमिडिटी तभी सिमिलर होगी जब वह लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाएं क्या होंगी, आपके समान मिलेंगी। आई बात समझ में? और फिर वह वायु का क्या होता है, अपसरण क्षेत्र होता है, मतलब वायु वहाँ से बाहर जाने वाली चाहिए, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस वाली स्थिति होती है। क्योंकि साइक्लोनिक कंडीशन होगी या वायु का अभिसरण क्षेत्र होगा तो कई दिशाओं से वायु जब उधर की ओर आएगी तो वहाँ पे वायु राशि में, उस वायु में तापमान आर्द्रता समान नहीं हो सकती है। लेकिन यदि वहाँ से बाहर की ओर जा रही है, हवाएं जो है किसी क्षेत्र से यदि बाहर की ओर स्प्रेड कर रही है, फैल रही है, तो यहाँ पे जो एयर है वह सिर्फ कहाँ से आएगी, आपकी अपर एटमॉस्फेयर से नीचे की ओर बैठेगी। तो इस एयर का टेम्परेचर लगभग क्या होगा आपका जो है, टेम्परेचर लगभग आपका समान होगा, मॉइस्चर समान होगा। तो इसलिए वायु का क्या होना चाहिए, अपसरण क्षेत्र, डाइवर्जेंस रीजन होना चाहिए, न कि आपका जो है। तो ये वायु राशि की उत्पत्ति की दशाएं, ये मैंने लिया हुआ 2-3 पॉइंट। विशिष्ट तापमान या आर्द्रता से युक्त, विशिष्ट तापमान एवं आर्द्रता से युक्त विस्तृत समरूप क्षेत्र होना चाहिए, वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए, और उत्पत्ति के लिए वायु का क्या होना चाहिए, अपसरण क्षेत्र होना चाहिए, डाइवर्जेंस रीजन होना चाहिए। तो ये तो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, वायु राशि की अच्छी परिभाषा और उत्पत्ति के दशाओं से। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद वर्गीकरण में सीधा आ जाएंगे। तो वायु राशियों का जो वर्गीकरण है वह कई आधारों पे किया जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया हुआ है। वायु राशियों का जो वर्गीकरण है उसके लिए कई आधार लिए जाते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पे। तो उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें, उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो या तो ध्रुवी पोलर रीजन्स में वायु राशि या तो ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होगी पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पे हमको ध्यान रखना है तापमान और आर्द्रता समान होनी चाहिए। तो तापमान आर्द्रता समान तब होगी जहाँ पे तापमान समान होगा तो लगभग आर्द्रता समान होगी। तो तापमान समान सालों भर लगभग या तो पोलर रीजन में रहता है या ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, राइट। तो उत्पत्ति क्षेत्र या तो पोलर रीजन्स होंगे आपके या फिर आपके ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे। तो इसके आधार पे पोलर एयर मासेस एंड सेकंड में ट्रॉपिकल एयर मासेस। पोलर एयर मासेस के हम लोग पी वर्ड यूज करते हैं, एंड ट्रॉपिकल के लिए कैपिटल टी, एंड पोलर के लिए कैपिटल पी। तो इस तरीके से उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों के 2 प्रकार हो सकते हैं, ध्रुवी या उष्णकटिबंधी। उसके अलावा वायु राशि की तल की प्रकृति, तल की प्रकृति का मतलब मैंने बताया, या तो अभी जस्ट उत्पत्ति की दशाओं में हमने देखा, या तो महासागरी वायु राशि जो है कंप्लीटली ओशनिक फ्लोर पर जनरेट होगी या कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर होगी। तो उसके आधार पर उत्पत्ति सतह या तो पूर्णतः महासागरी है तो वह महासागरी वायु राशि कहलाएगी, स्मॉल m है आपका जो है, और महाद्वीपीय है तो कॉन्टिनेंटल कहलाएगी। फिर गमन मार्ग के आधार पे कि वह कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, कहाँ पे संचरण कर रही है, तो उसके आधार पे देखेंगे। तो अभी जस्ट हमने परिभाषा में देखा कि वायु राशि जिस सतह के ऊपर गमन करती है उसके कंपेरिजन टेम्परेचर कम है, दैट इज द कोल्ड एयर मासेस, और उसके कंपेरिजन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वह वार्म एयर मासेस कहलाएगी। तो कोल्ड के लिए यहाँ पे के वर्ड यूज किया हमने, कार्ट, क्योंकि सी वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर लिया था। यहाँ पे के, कार्ट इज द ग्रीक वर्ड, उसका मतलब ठंडी होता है। और गर्म वायु राशि के लिए वार्म, स्मॉल के एंड स्मॉल डब्ल्यू वर्ड यूज किया हुआ है। तो ये गमन मार्ग के आधार पे। और उसके अलावा जो है एक आधार और है स्थिरता, स्थिरता के आधार पर।
कि या तो वायु राशि अस्थिर होगी, मतलब निरंतर ऊपर उठते रहेगी, हवाएं तूफान चक्रवात बनेंगे, या फिर स्टेबल होगी, वायुमंडल मौसम क्या होगा, साफ होगा, राइट। तो उसके आधार पे स्थिर है तो स्टेबल एस, स्मॉल एस, और अस्थिर है तो स्मॉल यू। तो ये 4 अलग अलग आधारों पे वायु राशियाँ अलग अलग हो सकती है। अब इन चारों आधार को हम लोग एक साथ मिला देंगे तो टोटल 16 वायु राशियाँ पृथ्वी पर बनती है। टोटल कितनी बनती है आपका जो है, 16 वायु राशियाँ पृथ्वी पर बनती है। तो 16 कौन कौन सी बनती है उसको भी एक फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आप अच्छे से बता सकते हैं कि सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन्स में उत्पन्न होगी। तो ट्रॉपिकल बहुत ही कम शब्दों में आपको कैसे समेटना बता रहा हूँ, पढ़ा आपने बहुत कुछ होगा, पढ़ाया भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कम शब्दों में कैसे लिखना है इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता और इससे कम हो भी नहीं सकता है। तो ट्रॉपिकल होगा या फिर आपका पोलर होगा। फिर ट्रॉपिकल या तो महाद्वीपीय क्षेत्र में उत्पन्न होगी तो सी टी हो जाएगा, महासागर पर होगी तो एम टी हो जाएगा। फिर से सेम चीज़ वहाँ पे भी जो है पोलर यदि कॉन्टिनेंट पे तो पी सी है और आपका पी एम है, या एम पी लिख लो, सी पी लिख लो, ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, सी पी एम पी, राइट, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, तो सी टी के या सी टी डब्ल्यू ये भी आपकी ठंडी होगी या गर्म होगी, तो इसके पार्ट्स हो गए। फिर इसके फिर से स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, तो इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट हो गए, फिर इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट। इस तरीके से टोटल यहाँ पे कितने बन गए आपके, 8 इधर से बन गए, 8 आपके इधर से बन जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल पूरा विश्व में देखा जाए तो 16 प्रकार की वायु राशियों का निर्माण किया जा सकता है, मिलता है। एक आध को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई भी एक ले लीजिए, सी टी के एस। तो सी टी के एस का मतलब हो गया कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, ठंडी और स्टेबल वायु राशि। आई बात समझ में? तो ये मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, सॉरी, तो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में सिटी काल्ट मतलब ठंडी का मतलब है सापेक्षिक रूप से जहाँ पे फ्लो करती है उसकी तुलना में, और स्थिर का मतलब स्टेबल है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपका खासकर ये शीतकाल में बनेगी, गर्मी के दिनों में तो नहीं बनेगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है। तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी सालों भर अवेलेबल हो। ठंडी के दिनों में कुछ विशेष वायु राशियाँ उत्पन्न होती है, कुछ गर्मी में स्पेशली मिलेंगी आपको जो है। तो इस तरीके से अलग अलग वायु राशियों की क्या होती है, जो आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ, यूरोप की वायु राशियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किसी एक या दो का एग्जाम्पल लेकर के आप दिखा सकते हो। किसी एक आध MTWS का मतलब मेरिनल, ट्रॉपिकल, वार्म, स्टेबल एयर मासेस, तो ये इसका मतलब ये हुआ। तो एक आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हो गया आपका वायु राशियों का वर्गीकरण। तो सेकंड पार्ट आपका था वायु राशियों का वर्गीकरण, जो क्वेश्चन का पहला ही पार्ट था। ये आपको कम शब्दों में इस तरीके से बताना है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है संचलन के दौरान परिवर्तन। तो संचलन, जब वायु राशि की उत्पत्ति जब होती है किसी क्षेत्र में, तो वह अन्य क्षेत्र की ओर क्या करती है, मूव करती है, गति करती है। यद्यपि वह लंबे समय तक अपने गुणों को, मूल गुण को बनाए रखती है, उसकी आर्द्रता, तापमान को समान बनाए रखती है, लेकिन समय और दूरी के साथ उसमें क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी और आगे की सतह, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग से नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग से कोई वायु राशि यहाँ से उत्पन्न होती है, एयर मासेस कोई उत्पन्न होती है यहाँ से जो है कॉन्टिनेंटल, पोलर, और जब ये आगे बढ़ती है अटलांटिक महासागर को पार करती है, अटलांटिक महासागर को क्या करती है, पार करती है, तो ये अटलांटिक ओशन से क्या ले लेगी, मॉइस्चर ले लेगी, और इस तरीके से इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो समय और दूरी के साथ साथ जो है वायु राशि के गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। यह जो परिवर्तन है वह 2 प्रकार से होता है या 2 प्रकार का होता है।
एक है उष्मागतिक परिवर्तन, थर्मोडायनामिक्स चेंज, जिसमें उष्मा का आदान प्रदान होता है। ये तो आपका हो गया कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, कि जैसे समय के साथ रूपांतरण होता है तो उसमें जो है धरातल से स्पर्श का तापमान उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे ठंडी वायु राशि है, कोई ठंडी वायु राशि है, अब ये गर्म धरातल पर आ गई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई, तो धीरे धीरे यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा और इस वायु राशि का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से धरातल, स्पर्शी धरातल का टेम्परेचर कितना है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है। वायु राशि स्थानांतरण का मार्ग, जैसे मैंने कहा कि महासागर के ऊपर से जाएगी तो डेफिनेटली मॉइस्चर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूरी कितनी है, जितना अधिक दूर जाएगा उतना ही उसमें क्या होगा, परिवर्तन भी होगा। और फिर स्रोत क्षेत्र से वातावरण में प्रवेश करने की अवधि, मतलब वही कि कब उत्पन्न होती है और कब समय के साथ आगे बढ़ती है, तो उस पर डिपेंड करेगी कि उस वायु राशि के गुण में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो दो प्रकार का परिवर्तन होता है आपका, एक उष्मागतिक परिवर्तन होता है, एक आपका क्या होता है, उष्मागतिक परिवर्तन होता है थर्मोडायनामिक्स चेंज, और दूसरा यांत्रिक या गतिक परिवर्तन होता है। उष्मागतिक परिवर्तन में मतलब जब वायु राशि आगे बढ़ती है तो जिस सतह के ऊपर वह बहती है उस सतह के साथ हीट का एक्सचेंज होता है, तो उसके कारण से उस वायु राशि के गुण में जो परिवर्तन आएगा उसको हम लोग कहते हैं उष्मागतिक परिवर्तन, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि शीतकाल में महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि महासागर के ऊपर से होकर के चलती है पश्चिमी अटलांटिक महासागर से, तो वह शीतल आर्द्र हो जाती है। उसके पहले क्या आती है, शीतल शुष्क थी, एम आई राइट। तो वो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे काम आएगा। और यांत्रिक का मतलब है उसमें उष्मा के आदान प्रदान का कोई रोल नहीं होता है। यदि कोई वायु राशि गमन कर रही है, वायु राशि जो है आपका गमन कर रही है और रास्ते में पर्वत पड़ गया, तो इस पर्वत से टकराकर ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी और इसका टेम्परेचर मॉइस्चर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। या इसके मार्ग में कोई चक्रवात पड़ गया या एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात पड़ गया इस वायु राशि के मार्ग में, तो चक्रवात पड़ेगा तो फिर ऊपर उठेगी, एंटी साइक्लोन पड़ेगा तो नीचे बैठेगी। तो जैसे ऊपर उठे या नीचे बैठे तो उस वायु राशि के तापमान आर्द्रता में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये परिवर्तन, इसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वायु राशि के मार्ग में अवरोध या किसी चक्रवात प्रति चक्रवात के कारण से उसके तापमान आर्द्रता में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक चेंज कहते हैं, मैकेनिकल चेंज कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन द लैंड एंड एयर मासेस, गेटिंग। तो ये कहलाता है डायनामिक चेंज। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का यही था कि संचलन के दौरान किस तरीके से परिवर्तन होता है वायु राशि में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। तो कैसे होता है ये आपका फ्लो चार्ट्स के द्वारा जैसे भी बताना है आप अच्छे से बता सकते हैं। और लास्ट पार्ट है मौसम तथा जलवायु पे प्रभाव। तो मौसम जलवायु पे प्रभाव जो है वायु राशि का क्या पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो सबसे पहली बात, इन पॉइंट्स को छोड़ दो। तो वायु राशि ही, जितनी भी वायु राशियाँ हैं तो मुख्य रूप से देखेंगे तो पृथ्वी पर जो 3 प्रकार की ग्लोबल विंड्स चलती है, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं, ये सभी क्या है, वायु राशियों का एग्जाम्पल है। ये सभी क्या है आपके जो है वायु राशियों का एग्जाम्पल है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड, दिस ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एयर masses blowing throughout the year in a same path and same direction। तो ये वायु राशि का उदाहरण है। तो अधिकांशतः इस आधार पर सबसे पहला पॉइंट मौसम जलवायु की बात करें तो पहला पॉइंट क्या निकलेगा कि पूरे पृथ्वी पर यदि देखा जाए तो महासागरों से महाद्वीपों की ओर आर्द्रता परिवहन का कार्य कौन करती है, आपका जो है यही वायु राशियाँ करती है, जिसके कारण से महाद्वीपों पर, स्थलीय भागों पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो पहला प्रभाव हो गया आपका जो है मॉइस्चर ट्रांसपोर्टेशन, आर्द्रता परिवहन, और इसके कारण से स्थलीय भागों में क्या होती है, वर्षा होती है। तो वर्षा के लिए जिम्मेदार है। फिर ये जो वायु राशियाँ हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव भी करते रहते हैं। तो उष्मा बैलेंस के लिए टेम्परेचर बैलेंस, उष्मा संतुलन पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पे उष्मा संतुलन जो है इन्हीं वायु राशियों के कारण बना रहता है।
राइट। स्थानीय तापमान में परिवर्तन जो होगा, ठंडी के दिनों में ठंडी, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका की बात करें, फिर से एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। एग्जांपल की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में विंटर में इधर की जो पोलर एयर मासेस है नीचे तक आ जाती है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी ऑब्स्टेकल्स और इंटरप्शन पैरेलल टू दिस वर्टिकल टू दिस पर्टिकुलर एयर मासेस। यहाँ पे कोई अवरोध नहीं है। इस कारण से इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का टेम्परेचर भी यहाँ पर जो है गल्फ तट पर, मेक्सिको तट के निकट तक तापमान माइनस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है विंटर में जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है विंटर में। तो ये 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे क्यों हो जाता है, जबकि ये ट्रॉपिकल रीजन है आपका जो है, उसके बावजूद भी 0 डिग्री हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर मासेस जो है, कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस, पोलर एयर मासेस इंटर कर जाती है। तो इस तरीके से स्थानीय रूप से भी तापमान में परिवर्तन इन एयर मासेस के द्वारा होते रहता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ऊष्मा संतुलन के लिए, स्थानीय तापमान में परिवर्तन के लिए ये वायु राशियाँ क्या होती है, जिम्मेदार होती है। फिर वायु राशि जब मिलती है, ठंडी और गर्म वायु राशि मिलती है, तो वाताग्र का निर्माण होता है। आपके जो फ्रंट्स बनते हैं, जो हमने साइक्लोन में आगे देखेंगे भी हम लोग। जब वायु राशियाँ ठंडी प्लस कोल्ड प्लस वार्म एयर मासेस जब मिलते हैं, तो आपका क्या बनते हैं, आपके जो है फ्रंट बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। और इन्हीं वाताग्रों से मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। और इन्हीं वाताग्रों से फर्दर क्या बनते हैं, आपके शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। ये सब आप लोग को पता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरीके से वायु राशियों के द्वारा वाताग्रों का निर्माण होता है। ठंडी और गर्म वायु राशियाँ दो विपरीत दिशाओं से आकर के मिलती है तो, और फिर इन्हीं फ्रंट से आपका साइक्लोन्स भी बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। और ये दोनों ही जो है फ्रंट और टेम्परेट साइक्लोन मध्य अक्षांशीय जलवायु को, 45 से 65 के बीच की जलवायु को क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। आई बात समझ में? तो ये वाताग्रों के निर्माण, शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मौसम तथा जलवायु का प्रभाव। ठंडी वायु राशि कहीं क्षेत्र में इंटर करेंगे तो कोहरे का निर्माण होगा, वहाँ पे कोहरा बनना, फॉग, पाले पड़ेंगे, पाला पड़ेगा आपका, जो टेम्परेचर डाउन कर देगी। तो इस तरीके से वायु राशि जो है स्थानीय मौसम के साथ साथ पूरे विश्व के मौसम जलवायु दशाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा, जो है मौसम जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। वायु राशि का वर्गीकरण, उसको हमने अच्छे से देखा, कैसे कम शब्दों में लिखना है। सेकंड पार्ट था संचलन के दौरान होने वाला परिवर्तन, उसका मतलब आप समझ गए होंगे। और थर्ड पार्ट था आपका जो मौसम जलवायु पे प्रभाव। तो इन चीज़ों को हम पॉइंट वाइज दे सकते हैं, जरूरी कि हर चीज़ पैराग्राफ में लिखा जाए। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों के बीच में, और ये हम लोग भी जब पढ़ते, कुछ ऐसे टीचर्स लोगों ने हमें बताया, ज़िंदगी में कभी मेरे ख्याल से लगता नहीं कभी मेंस दिया होगा, तो यही लोग धारणा क्रिएट किए थे। क्योंकि मैंने जब मेंस दिया तो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, चूँकि साइंस बैकग्राउंड का था, तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ ज्योग्राफी को पढ़ करके ज्योग्राफी को मैंने लिखना सीखा। और मुझे उस समय जब 2004, 6, 9, तो हम लोग उसमें 600 मार्क्स का पेपर होता था। मेरे मैक्सिमम 363 या 61 मार्क्स आए थे मैक्सिमम जो है, और हमेशा 350 के आसपास मार्क्स रहे हैं 3-4 मेंस में, 350 प्लस रहे। और मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके खुद 350 प्लस 3, जैसे मैंने कहा हरिमोहन का 356 था आपका जो है। तो बहुत सारे बच्चों के आराम से उस समय मार्क्स थे। अभी भी जो है जो बच्चे रेगुलर मेंस दे रहे हैं 500 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो 250 प्लस तो मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे। अच्छे बच्चे 275 प्लस चले जाते हैं। अब आराम से 300 प्लस ज्योग्राफी में ला सकते हैं। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सॉरी। और यूपीपीसीएस में भी अच्छे, अभी तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, पिछले ही बैच में डीएसपी एसडीएम हुए हैं, उनके भी मार्क्स आपके 400 नंबर में 250 नंबर तक आराम से आए हुए हैं, 225 प्लस आराम से लाए हुए। ज्योग्राफी का एक अच्छा यूपी में रोल रहा है। तो ज्योग्राफी में मैंने फिर से कहा, यदि आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ अच्छी है, अच्छे से आपने कंटेंट तैयार किया हुआ है, उसको अच्छे से याद किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, डायग्राम्स बनाने में आपको आलस नहीं आता है, तो ज्योग्राफी में मार्क्स आना ही आना है। नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यदि नहीं आ रहा है तो आप में कमी है, सब्जेक्ट